हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वैक्यूम सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। केमिकल इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा कि वैक्यूम का कितना रिक्वायरमेंट रहता है। वैक्यूम किसके लिए यूज़ होता है, वैक्यूम किसके लिए यूज़ होता है। तो पहले तो वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस प्रेशर, मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर होता है उसको वैक्यूम बोलते हैं। इंडस्ट्री में वैक्यूम सिस्टम में काफ़ी सारा यूज़ होता है। इधर वैक्यूम मीन्स लोअर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट ऑफ मेज़र अलग अलग है उसके। टॉर है, mmHg, एम बार, mmWc, मतलब वाटर कॉलम। एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम: डिस्टिलेशन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, टी गैसिंग, पैकेजिंग, कन्वेइंग। टाइप्स ऑफ वैक्यूम जनरेटिंग इक्विपमेंट। तो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट रहते हैं। पहले तो ड्राई वैक्यूम पंप हो गया, दूसरा ड्राई स्क्रू वैक्यूम पंप, स्टीम इजेक्टर, ऑयल ड्रिंक वैक्यूम पंप। तो ये अलग अलग वैक्यूम जनरेटिंग इक्विपमेंट है। तो पहले हम ड्राई वैक्यूम पंप के बारे में सीखेंगे। ड्राई वैक्यूम पंप के नाम में आपको पता है कि ये ड्राई रनिंग होता है, इसमें कोई लिक्विड या वाटर आता नहीं है, तो ये ड्राई वैक्यूम पंप में यूज़ होता है। ड्राई क्लो वैक्यूम पंप DVP ऑपरेशन: क्लो रोटर्स। तो इसमें क्लो टाइप के रोटर्स रहते हैं। कंप्रेस टू क्लो शेप रोटर डेट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इन द चैम्बर। एक चैम्बर रहता है, उसमें जो क्लो शेप के रोटर रहते हैं वो रोटेट होते हैं। उसमें गैस इनलेट होता है, पंप थ्रू कंप्रेशन होता है और डिस्चार्ज होता है। कंप्रेस गैस इज एक्सपेल्ड थ्रू एन एग्जॉस्ट पार्ट। एडवांटेज: हाई एफिशिएंसी। आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन व्यू में कूलेंट फिल्टर कैप, बेयरिंग कवर, पंप इनलेट, इनलेट फिल्टर, लिफ्टिंग बोल्ट, TCB, थर्मोस्टेटिक कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन ऑफ रोटर एरो, पंप मोटर, एंड ऑफ कूलेंट ओवरफ्लो पाइप। तो ये अलग अलग जो अरेंजमेंट रहता है वो इधर दिखाया गया है। इसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व भी रहता है, टेम्परेचर मेजरमेंट पॉइंट रहता है, हीट एक्सचेंजर भी रहता है कूल डाउन करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर: तो इसको चलाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आता है। उसमें चेक पॉइंट्स है। बिफोर स्टार्टअप हमको क्या चेक करना चाहिए: यूटिलिटी, नाइट्रोजन, वाटर इज ओपन विथ रिक्वायर्ड प्रेशर, मेथड बिलो, चेक ऑल वैक्यूम अपस्ट्रीम लाइन एंड डाउनस्ट्रीम लाइन, कलेक्शन पॉट इज कम्प्लीटली ड्रेन। तो ये उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उसमें काफ़ी बार मिस यूज़ ऑपरेशन करते समय वैक्यूम प्रॉपर आता नहीं है तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये हमको चेक पॉइंट फॉलो करना चाहिए कोई भी वैक्यूम पंप चालू करने से पहले। वैक्यूम सिस्टम शटडाउन प्रोसीजर: तो शटडाउन में भी डायरेक्ट रेड बटन दबाने से बंद नहीं हो जाता है, उसके भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है बंद करने का। और उसमें ड्राई वैक्यूम पंप में सॉल्वेंट फ्लशिंग सिस्टम रहता है। इसको बंद करने के बाद आपको 10 मिनट सॉल्वेंट फ्लशिंग सिस्टम करना पड़ता है। चालू करने टाइम में भी सॉल्वेंट फ्लशिंग सिस्टम डालना पड़ता है। तो ये सब सिस्टम रहता है। उसमें कब कब क्या प्रॉब्लम आ सकता है: ओवरलोड सिस्टम, पंप टेम्परेचर हाई अलार्म। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर आता है तो पंप टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कूलेंट, अगर आप इसमें कूलिंग दे रहे हैं तो कूलेंट का टेम्परेचर चेक करना चाहिए। कोई स्ट्रेनर है वो चॉक नहीं हो गया कूलेंट में, वो चेक करना चाहिए। एग्जॉस्ट प्रेशर हाई अलार्म, इफ ड्राई पम्प ट्रिप एंड द पम्प एग्जॉस्ट प्रेशर हाई red light is on। करेक्टिव एक्शन में क्या है, प्लीज़ चेक द एग्जॉस्ट लाइन एंड इट शुड नॉट ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड और सॉलिड। काफ़ी बार क्या होता है कि लिक्विड और सॉलिड कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और चॉकिंग हो जाता है, तो डिस्चार्ज में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाता है, तो ट्रिपिंग का इश्यू आता है। तो ये सब अपने को करेक्टिव एक्शन चेक करना पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज मेक श्योर दैट नाइट्रोजन सील पर्जिंग इज ऑन। हमेशा अपने को नाइट्रोजन पर्जिंग चालू रखना है। Main isovar is close position and check the nitrogen flow. Solvent vial and nitrogen SS tube weekly check point। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग चेक पॉइंट रहता है। हर बार ये चेक पॉइंट आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हो, वो आपको जो कुछ भी सप्लाई कर रहा है वो काफ़ी सारे चेक पॉइंट देगा, और अदर चेक पॉइंट आप अपने प्रैक्टिकल और इसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। डू एंड डोंट्स, उसमें आप क्या क्या चेक करना है। डू नॉट शट द पम्प इमीडिएटली। डू क्लीन वाइट टेप स्ट्रेनर फ्रिक्वेंटली अपने को स्ट्रेनर क्लीन करना है। ट्यूब बंडल उसका एवरी मंथ क्लीन करना है। ग्रीसिंग करना है 4 मंथ या तो 1000 रनिंग आवर के बाद। तो एरिया ऑफ कंसर्न में प्रॉब्लम क्या आता है, एक्शन क्या आता है। पंप जामिंग इश्यू, फ्लो कूलिंग वाटर फ्लो इश्यू, प्रोसेस मटेरियल कैरी ओवर, तो उसमें सामने आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम है। न्यू कैच पॉट विथ लेवल इंडिकेटर डालना पड़ेगा। कैच पॉट अपने को ड्रेन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेफिटिक डिटेक्शन डालना पड़ेगा। तो ये हो गया ड्राई वैक्यूम पंप। अभी ड्राई स्क्रॉल वैक्यूम पंप, इसका भी इधर इमेज आपको दिखाई दे रहा है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम इसमें है, उसमें बूस्टर पंप रहता है, वैक्यूम बूस्टर रहता है। ऑपरेशन, स्क्रॉल कंसिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल स्क्रॉल, 1 फिक्स एंड 1 ऑर्बिटिंग। तो इसमें एक फिक्स रहेगा स्क्रू और एक रोटेशन होगा। उसमें भी गैस एंटर होगा, उसमें स्क्रॉल होगा, बाद में कंप्रेशन होगा, ट्रैप हो जाएगा, और वही कंप्रेस होकर बाद में एग्जॉस्ट गैस इज एक्सपेल्ड थ्रू एन एग्जॉस्ट एट द सेंटर। एडवांटेज, क्वाइट ऑपरेशन, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, आइडल फॉर लेबोरेटरी एंड मेडिकल एप्लीकेशन। तो ये छोटा छोटा लैब में जो वैक्यूम पंप का रिक्वायरमेंट है, तो ये टाइप का वैक्यूम पंप इसमें यूज़ होता है। हाउ टू स्टार्ट वैक्यूम पंप इसमें दिखाया गया है। चेक ट्रांसमिशन ऑयल लेवल, इंजेक्शन ऑयल टैंक का लेवल चेक करना है, बेल्ट का स्टेटस चेक करना है, कूलिंग वाटर का प्रेशर चेक करना है, कूलिंग वाटर का वाल्व ओपन करना है। वैक्यूम जब तक अचीव ना हो जाए तब तक इसको चलाना है। हाउ टू शट डाउन वैक्यूम सिस्टम, क्लोज बूस्टर मोटर, क्लोज वाटर कूलिंग वाल्व, ओपन क्रैक वाल्व, रन मशीन फॉर 5 मिनट टिल ऑल प्रोसेसर वेपर नॉकआउट। तो ये कोई भी सिस्टम रहता है उसको चालू और बंद करने का भी एक प्रोसीजर रहता है, तो वो प्रोसीजर हमको फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम रिपीट होता रहेगा और आप परेशान हो जाओगे, वैक्यूम आएगा नहीं, और इसकी वजह से प्रोसेस और प्रोडक्शन भी डिले हो सकता है। दूसरा आ गया स्टीम इजेक्टर सिस्टम। ये स्टीम इजेक्टर सिस्टम पूरे स्टीम पे चलता है, इसमें कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इसमें 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, अलग अलग वैक्यूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्टेज डिज़ाइन किया जा सकता है। उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप का वैक्यूम आता है। इसमें 1 टॉर, 5 टॉर, अलग अलग टॉर के हिसाब से भी वैक्यूम सिस्टम मिल सकता है। उसमें कंडेंसर रहता है, एक्स नोज़ल, वाई नोज़ल, जेड नोज़ल, डब्ल्यू नोज़ल है, ऐसे WXYZ ऐसे 4 स्टेज आते हैं। काफ़ी सारे लोगों को कम वैक्यूम का रिक्वायरमेंट रहता है तो वो 2 स्टेज रहते हैं, और थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा तो 3 स्टेज इजेक्टर लेते हैं,
और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगा तो 4 स्टेज इजेक्टर लेते हैं। वर्किंग ब्रीथिंग वाला स्टीम इजेक्टर, तो उसमें भी स्टीम हाई वेलोसिटी से अंदर जाता है, उसमें डिफ्यूज़र और थ्रोट रहता है, तो उसके मदद से वो वेलोसिटी एकदम बढ़ जाता है, उसकी मदद से वैक्यूम जनरेट होता है। इसके लिए आपको हाई प्रेशर स्टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। लो प्रेशर स्टीम पे स्टीम इजेक्टर सिस्टम वर्किंग नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें सक्शन रहता है, कन्वर्जन सेक्शन रहता है, सक्शन चैम्बर, डिफ्यूज़र वाले पार्ट के आगे थ्रोट बोलते हैं। तो ये तरफ का एक इजेक्टर रहता है, स्टीम इनलेट, सक्शन और डिस्चार्ज। उसमें भी काफ़ी अलग एमओसी के रहते हैं, एसएस के स्टीम इजेक्टर रहते हैं, ग्रेफाइट के स्टीम इजेक्टर रहते हैं। ग्रेफाइट के स्टीम इजेक्टर जहाँ पे आपको सॉल्वेंट कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे ग्रेफाइट इजेक्टर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका भी अलग अलग ऑपरेशन प्रोसीजर रहता है कि पहले 1 स्टेज का स्टीम निकालना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, थोड़ा वैक्यूम अचीव होने के बाद 2nd स्टेज का स्टीम का वाल ओपन करना पड़ेगा, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, ऐसे अलग अलग स्टेज के हिसाब से खोलना पड़ता है। एडवांटेज में क्या होता है कि ये लो मेंटेनेंस इसमें रहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं आता है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। तो यही एक एडवांटेज है स्टीम इजेक्टर में। कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं रहता, तो उसका वियर एंड टियर का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। लॉन्ग टाइम के बाद अगर थोड़ा नोज़ल का होल बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से इजेक्टर का नोज़ल चेंज करना पड़ता है, बाकी ज़्यादातर प्रॉब्लम आता नहीं है इसमें। एप्लीकेशन आपको पता है, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, वो सब में यूज़ होता है। डेली इंस्पेक्शन, चेकलिस्ट, इजेक्टर सिस्टम, विजुअल इंस्पेक्शन, रेगुलरली इंस्पेक्ट एंटायर सिस्टम, प्रेशर चेक, स्टीम का प्रेशर चेक करना पड़ेगा, स्टीम क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा कंडेंसेट वाला भी स्टीम नहीं जाना चाहिए, कंडेंसर क्लीनिंग करना पड़ेगा। अगर कंडेंसर क्लीन नहीं हुआ तो हीटिंग हो जाएगी, उसकी मदद से वैक्यूम जनरेट नहीं होगा। नोजल एंड डिफ्यूज़र इंस्पेक्शन चेक करना पड़ेगा, वैक्यूम गेज का कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, सेफ्टी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। यह भी आ गया ऑयल ड्रिंग वैक्यूम पम्प। तो ऑयल ड्रिंग वैक्यूम पम्प ज़्यादातर वो काफ़ी सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, छोटी छोटी सिस्टम रहता है, उसमें ऑयल ड्रिंग वैक्यूम पम्प यूज़ होता है। एक काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रहता है। इसको हम व्हीकल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई व्हीकल में रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी ये ऑयल ड्रिंग वैक्यूम पम्प यूज़ होता है। ऑयल ड्रिंग वैक्यूम पम्प में भी एक ऑयल रोटर जो रहता है, वो उसके सराउंडिंग में ऑयल का रिंग बनता है, उसमें भी गैस ट्रैप होता है, कंप्रेस होता है और डिस्चार्ज होता है, तो इसकी मदद से वैक्यूम जनरेट होता है। इसका भी ऑपरेशन प्रोसीजर आप इधर पढ़ सकते हो। सभी वैक्यूम पम्प, इजेक्टर, ये सब का सिस्टम अलग अलग रहता है, तो हर एक का ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग अलग रहेगा। तो वो आपको जो किसी से आप सप्लाई, वेंडर आपको सप्लाई करते हो, उससे लेना पड़ेगा और उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काफ़ी सारे प्रॉब्लम आप फेस कर पाओगे। तो ये सब जो रोटेटिंग इक्विपमेंट रहते हैं उसमें वीकली चेक, मंथली चेक, क्वार्टरली चेक, वो सब पॉइंट रहते ही है। जैसे कि ऑयल चेंज करने का, कपलिंग चेक करने का, प्रेशर गेज चेक और फिल्टर
रहता है फ़िल्टर क्लीनिंग करने का। तो ये सब चेक पॉइंट रनिंग आवर के हिसाब से और पैरामीटर के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता रहता है, और उसके हिसाब से आपको उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ऐड करके उसका क्लीनिंग प्रिवेंटिव करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।